बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर है वो है शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है? शील्ड रेफर करता है स्क्रीन हिंड्रेंस इनहिबिशन ETC, रुकावट को, रोकथाम को, किसी जो है वो तकलीफ़ का आ जाना, किसी मामले की वजह से किसी मामले का रुक जाना। ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं। अब यहाँ इसको हम डिफाइन करते हैं। डेफिशिएंसी of nuclear force of attraction on valential electrons due to inertial electrons। ठीक है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम हो जाना किस बुनियाद पर? जो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिर्फ वैलेंस शेल्स के ऊपर कमज़ोर हो जाना, कम हो जाना, ये हमारे पास कहलाता है शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है ये? शील्डिंग इफेक्ट। अब ये कैसे होता है बेटा? मैंने जैसे क्लास में आप लोगों को हमेशा ये बात बताई है कि जब हम शेल की नंबरिंग कर रहे होते हैं तो वो नंबरिंग हमेशा न्यूक्लियस के करीब से बाहर की तरफ जाती है। जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना? अब सपोज कर लें कि न्यूक्लियस है, एन से मैं रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, एक दो तीन चार शेल हैं। अब जो करीब शेल है न्यूक्लियस के, उसके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की सबसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो मैंने बताया था जो शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होता है उसकी एनर्जी लेवल उतना कम होता है। अब सेकंड वाला न्यूक्लियस से ज़रा दूर है पहले शेल की निस्बत, तो लिहाजा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस कम है, तो लिहाजा इस शेल का एनर्जी लेवल थोड़ा ज़्यादा है। यानी एनर्जी लेवल का इन्हिसार जो है वो किसी भी शेल का इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर होता है। जितने इलेक्ट्रॉन के शेल में मौजूद हैं वो उस लिहाज से वो एनर्जी वाला शेल होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस, बेशक उसमें जितने माजी की शेल में इलेक्ट्रॉन, अगर वो न्यूक्लियस से करीब होता जाएगा ना, करीब होता जाएगा, उसकी एनर्जी उतनी कम होती है। क्या मतलब कि उसमें से फिर इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकते इस बुनियाद पर, क्योंकि हमेशा जब कोई शेल इलेक्ट्रॉन ले या दे रहा होता है ना, वो उसकी एनर्जी को कम या बढ़ाने का जरिया होती है। लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन के, अब मिसाल के तौर पर आपकी जेब के अंदर 1000 रुपया है और आप 1000 रुपया खर्च ही नहीं करते, तो मुझे बताओ ना तो आपकी एनर्जी कम हो रही है ना ज़्यादा, बल्कि एक जगह कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह कोई शेल न्यूक्लियस के जितना करीब होता है, बेशक उसमें जितने मादी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस के सामने उस इलेक्ट्रॉन की पावर कुछ भी अहमियत नहीं रखती, क्योंकि वो अपने शेल को छोड़कर जा नहीं सकती। ना उस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ना वहाँ से जा सकता है। लिहाजा वहाँ का हम ये कहते हैं कि एनर्जी लेवल ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, तो हम उसको लेवल को कह देते हैं वो कम हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कम होती जाती है एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाने की वजह से। ठीक है, तो जितना वो दूर होगा उतना ज़्यादा वो जो है वो किसी दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करके अपने आप को स्टेबल कर सकेगा। ठीक है ना, ये सारी बातें मैंने क्लास में की हुई हैं। अब आप लोगों ने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर दो तरह की फोर्सेस, या तो वो रिपल्शन दफ़ा की फोर्स होगी
या अट्रैक्शन फोर्स या कशिश की कुव्वत होगी। ये दो ही तरह के फोर्सेस पाए जाती हैं इस कायनात में। अब सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो इस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कशिश नहीं कर रहे, अट्रैक्ट नहीं कर रहे, बल्कि इसको क्या करते हैं, इस पर अपनी रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह ये शेल जो है वो न्यूक्लियस से दफ़ा प्यार हो जाता है, ठीक है ना। अब ये शेल के इलेक्ट्रॉन जो है इस शेल के ऊपर जो है रिपल्शन फोर्स लगाते हैं ताकि ये वाले शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से परा दफ़ा हो जाए, ठीक है ना। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन जो इस शेल में मौजूद है वो जो सबसे आखिरी वाला शेल है उस पर रिपल्शन फोर्स लगाते हैं ताकि ये वाले शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दफ़ा हो जाए। अब दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉनों को फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो न्यूक्लियस से दूर होते जाएं। जितने ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, मतलब कि शेल का दूर होने का जो असल फ़लसफ़ा वो यही है कि दरमियान में जो शेल बन रहे होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉन चाहते नहीं कि ये शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब आए, क्योंकि अब ये वाला शेल जो न्यूक्लियस के करीब है इसको न्यूक्लियस की सबसे ज़्यादा हमायत हासिल होती है, यानी ये सेव होता है, ठीक है ना। मेरी बातें समझ आ रही है ना, ये सेव होता है, वो इसको सबसे ज़्यादा हमायत है। तो ये क्या चाहेगा कि सेकंड शेल वाले इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस के करीब आ जाए, ये चाहेगा नहीं, चाहेगा ना, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपल कर रहे, भाई परा दफ़ा हो जाओ, मैं न्यूक्लियस का अकेला जो है वो चाहता हूँ तो मैं ही रहूँगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं तो वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस कम होती जाती है। और ये शेल दूर होने की वजह क्या होती है कि जितने ज़्यादा दरमियान में शेल बनते जाएंगे विलेन शेल उतना दूर होता जाएगा, और जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विलेन शेल के ऊपर उतनी वीक होती जाती है। तो लिहाजा मैंने यही बात बताई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस का विलेन शेल के इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाना किसकी वजह से, इनर शेल्स की वजह से, वो हमारे पास क्या कहलाता है, शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। समझ आ गई मेरी बात की। अब देखो मेरे बात सुनना कि मैंने आप लोगों को दो कंसेप्ट दिए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा और बात करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मैग्नेट रख देता हूँ। अब इस मैग्नेट की फोर्स अट्रैक्शन जितने जितने एरिया पर जाएगी, मतलब 2 सेंटीमीटर हो जाए, 3 सेंटीमीटर, एक जो है वो फुट तक हो जाए, ठीक है। तो जिस जिस एरिया तक कोई चीज़ आप पास रखें, ऐसी चीज़ जिससे मकनातीस अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, मुख्तलिफ फासलों पर रखें। अगर इस फासले पर वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा तो लिहाजा जो मकनातीस का मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर इसके करीब आप कर दो और यहाँ पर इसकी अट्रैक्शन हल्की सी भी हो गई तो यहाँ तक हम कहेंगे कि इस मकनातीस का इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो मैग्नेट के इर्द गिर्द या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जो चीज़ों को चार्ज करते हैं, जैसे आप लोग गांव में जाओ तो वहाँ से तारों से आपको आवाज़ें पड़ रही होती हैं, तो मतलब कि उसका एक मखसूस इलेक्ट्रिक यानी कि एक ख़ास फासले तक जो है वो उस बिजली के असरात है, क्योंकि उतने फासले तक कोई चीज़ उसके करीब जाएगी तो उसको अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ बिजली का या इलेक्ट्रिसिटी का या फिर मैग्नेट का जहाँ जितने एरिया तक जो है असर होता है वो सारे का सारा वो हमारे पास या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है बिजली का, और मैग्नेट का वो क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। इस तरह ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसका भी अपना एक न्यूक्लियर फील्ड होता है कि अब ये मतलब कि एक सतह तक जो है वो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन अगर वो डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे जाके शेल बन जाएगा, वो शेल जो है वार्निंग शेल कहलाएगा, यानी आवारा गर्द कहलाएगा। उसका कोई वाली वार्स नहीं होगा क्योंकि उस पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फिर नहीं आएगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक ख़ास फासले तक जो है वो अपना असर दिखाती है। अगर उस फासले से ज़्यादा, उसको मैंने बताया था एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अगर उस फासले से भी ज़्यादा वो फासला हो जाए तो वो शेल कभी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस में नहीं आएगा, फिर उसे वॉन्डरिंग हम शेल बोल देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास उसका एक न्यूक्लियर फील्ड बन गया। अब ये जो न्यूक्लियस के करीब शेल है इस पर न्यूक्लियर फील्ड सबसे ज़्यादा है, यानी टोटल का टोटल चार्ज जो है वो इसके ऊपर लग रहा है। तो जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूरी की पूरी की शेल के ऊपर लगती है ना, जितना उसमें, क्योंकि मैंने बताया था कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हिस्सा नंबर ऑफ प्रोटॉन के ऊपर है। अब इसकी सारी की सारी फोर्स इसके ऊपर लग रही है, तो न्यूक्लियस जब किसी शेल पर अपनी पूरी फोर्स लगाता है उस फोर्स को हम बोलते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर फोर्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी इफेक्ट से। जी रेफर करता है प्रोटॉन को और प्रोटॉन रेफर किसको करता है, न्यूक्लियस को।
जी इफेक्ट बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस के करीब शेल होगा उस पर हमारे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जी इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे शेल जो है वो न्यूक्लियस से दूर हटते जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो वीक होता जाएगा, इवन के वैलेंस शेल पर सबसे ज़्यादा वीक हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी कम होगी, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलना उतना ज़्यादा आसान होता जाता है और बॉन्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा फिर हमारे पास होती है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ तक? अब हमने देखना है कि शिल्डिंग इफेक्ट का प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्या ट्रेंड है। ट्रेंड इन प्रोडक्ट टेबल। पहले हम देखते हैं ग्रुप की सूरत में। ग्रुप की सूरत में जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। ग्रुप की सूरत में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कैसे भाई इंक्रीज होता है? जैसे मैंने आप लोगों को एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज के बारे में जब बात कर रहा था, मैंने बताया था कि ग्रुप की सूरत में जो एटॉमिक नंबर होता है वो इर्रेगुलर इंक्रीज होता है। जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है वैसे वैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियस वैलेंस शेल के ऊपर वीक होती जाएगी। तो हम कहते जाएंगे कि ग्रुप की सूरत में जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास पोटेशियम है के, इसका जी नंबर 19 है, सोडियम जो है इसका जी नंबर 11 है। अब देखो इसका एटॉमिक नंबर 9 है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। अब सबसे ज़्यादा शेल की तादाद किस में ज़्यादा होगी? पोटेशियम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर 19 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने बनेंगे? 19 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जब हम करेंगे के शेल में, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे और एम के अंदर 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे पास के शेल बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल बनेगा 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल बनेगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखना है कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? हालांकि दोनों में शेल सेम है, इसमें भी एम शेल है उसमें भी एम शेल है, लेकिन फ़र्क इतना है कि इस शेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, मीन्स इसकी पावर ज़्यादा है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी पावर क्या है? कम है। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके किस में से होंगे? पोटाशियम के अंदर से। किस में से एक से स्किप होंगे? पोटाशियम के अंदर होंगे। तो लिहाजा ये जो पोटाशियम है इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जबकि सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब दूसरी बात हमने देखना है इसका ट्रेंड पीरियड की सूरत में क्या है। कोई ये बेटा अबहाम में ना आए कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि भाई शेल की तादाद में तो इजाफा नहीं होता, फिर यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि अगर इसके प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस भी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही कहा था। लेकिन दरमियान में ये जो बाकी शेल मौजूद है इसकी वजह से ये इसको पीछे कर रहे हैं, क्योंकि इसकी अपनी पावर बहुत ज़्यादा है। इसलिए जिसकी पावर शेल की ज़्यादा होती है वो खुद कोशिश करता है कि मैं न्यूक्लियस से परे हट जाऊँ, ठीक है ना। मैं न्यूक्लियस से, अब तो किसी बंदे के पास ज़्यादा पैसा है और गरीब के पास, जो पहले वो दोनों दोस्त एक जैसे लेवल के ऊपर थे, फिर अगर एक अमीर हो जाता है तो वो क्या करता है? बेशक दोस्ताना एक दोस्ती थी उनकी बड़े अरसे से, वो उससे पीछे हटने की कोशिश करे। इस वजह जो शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जाती है, भाई वो कोशिश करता है कि मैं न्यूक्लियस से परे हटते हूँ, खुद ब खुद कोशिश करता है। दरमियान वाले कुछ कहें ना कहें, लेकिन वो खुद ही कोशिश कर रहा होता है भाई मैं तुझे पीछे हट जाऊँ। तो बेशक दोनों में सेम शेल्स हैं, लेकिन इसके वैलेंस शेल की एनर्जी लेवल कम है, ठीक है ना। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन एक का खींचना है इसके न्यूक्लियस के लिए बड़ा आसान है, और 9 इलेक्ट्रॉन को खींचना है इस न्यूक्लियस के लिए इतना आसान नहीं है। तो लिहाजा इसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज़्यादा, क्योंकि खुद पीछे हट जाएगा, मैं पीछे और हो जाऊँ,
ठीक है ना, क्योंकि जहाँ पर ये फोर्स दफ़ा की रिपल्शन फोर्स इस पर लगा रहे होते हैं तो इसके भी इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर लगा रहे होते हैं। अब इनके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करेगा, 8 वाले पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन फोर्स लगाएगा। जब रिपल्शन फोर्स लगाएगा खुद ब खुद वो L वाले से दूर हो जाएगा, तो फासला जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो लिहाजा शील्डिंग इफेक्ट जो है पोटेशियम का। अब मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरी बात की, ठीक है ना, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री में बातें समझा रहे होते हैं तो बाद सिचुएशन के अंदर बातें कुछ बदल जाती हैं। बेशक उनका रूल पीछे से सेम आ रहा होता है, लेकिन कुछ बातें बदल जाती हैं सिचुएशन के लिहाज से। अब दूसरी बात यहाँ पर हम करते हैं पीरियड की सूरत में। पीरियड की सूरत के अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट होता है हम यही लिखते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट, कोई डिक्रीज नहीं होता बल्कि कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, क्या वजह, कि जैसे मैंने बताया कि पीरियड की सूरत में एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो एक तरतीब से बढ़ता है। तरतीब से बढ़ने की वजह से कोई शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, ठीक है ना। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को समझाया, जब शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता तो जाहिर है कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस जो है, जब शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता वो कांस्टेंट हो जाती है। अब ये नहीं कि अगर एक का एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरे का 3 है, तीसरे का 4 है, चौथे का 5 है, तो हर एक के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाएगी, बल्कि वहाँ पर हम ये कह देते हैं कांस्टेंट हो गई है, क्योंकि शेल की तादाद में कोई इजाफा तो नहीं हो रहा। बेशक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ने की इजाफा हो रहा है, लेकिन शेल की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ज़्यादा हो जाती है, लेकिन हम फिर वहाँ पर डिफरेंस नहीं लेकर आते। फिर हम सिर्फ ये बात कह देते हैं कि शेल की तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, बेशक प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, तो हम वहाँ कह देते हैं कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वैलेंस शेल के ऊपर क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट पीरियड की सूरत में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये कुछ हमारे पास था शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। अल्लाह ताला आप सबका हामी हो, नासिर हो।